मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, आप हमारी क्लासेस डेली फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता है हम डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी तक हम डेली पढ़ रहे थे, मैंने बताया आपको मैं हर मंडे को आपको पिछली एक हफ्ते का पूरा एक कंपाइल करके पढ़ाती हूँ, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होती है एग्जाम्स के हिसाब से वो वन लाइनर फॉर्म में लिखा होता है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ कि उसको कैसे मतलब उससे चीज़ें रिलेटेड कैसे कैसे क्या क्या हुई हैं जो लगता है इंपॉर्टेंट है। और जो पिछले अगर मैंने पिछले वीक में किसी दिन बहुत डिटेल में पढ़ाया होता है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम हमारा ना जाए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को पढ़ें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। एग्जाम सारे आने वाले हैं, फरवरी में आपका आरओ है, उसके बाद मार्च में आपका यूपीपीसीएस है, तो सब एग्जाम्स आपके ना लाइन से लगे हुए हैं। फिर आपका यूपीएससी तो मई में हो गई, तो आप जल्दी स्टार्ट करते क्लासेस को, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम पहला आर्टिकल देखते हैं। हमारा पहला आर्टिकल क्या है? हमारा पहला आर्टिकल है कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक। हाल ही में क्या हुआ है? कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग की पहली बैठक हुई है। क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आपको सोच सकता है आपको वनडे एग्जाम से पूछे, जो आरओ के एग्जाम है उससे पूछ सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट से या कौन से मंत्रालय से रिलेट करते हैं, ठीक है। हरित नौका और रिवर क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 जैसी महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया गया है। कहाँ पे हुआ है? ये कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओएनजीसी का कृष्णा गोदावरी ब्लॉक में तेल उत्पादन। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ओएनजीसी ने क्या किया है, कृष्णा गोदावरी ब्लॉक में तेल उत्पादन स्टार्ट किया ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम जो तेल वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा इंपोर्ट करना कम करें, हम अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करें, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। जो इन्फ्लेशन वगैरह हमारे देश में फैलता है, जैसे अभी वहाँ पे यमन वगैरह में जो हूती वगैरह आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण उनके हो रहे हैं, जो हमारे कार्गो शिप्स जा रहे हैं या किसी और कंट्री के जा रहे हैं, तो उन पे उन चीज़ों से ना हमारे यहाँ पे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमें जो अफेक्ट करती हैं इन फ्यूचर, इनसे हम बचने के लिए क्या करें, थोड़ा सा अपने आप को खुद ऐसे डेवलप करें ताकि चीज़ें जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड है वो कम करें। तो इसके लिए क्या है, पहला एक तरीके से बोल सकते हैं क्या है, ओएनजीसी जो है कृष्णा गोदावरी ब्लॉक में तेल उत्पादन करे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओएनजीसी जो है किस क्षेत्र में तेल उत्पादन करने वाली है, तो कृष्णा गोदावरी ब्लॉक में। इसमें लिखा ओएनजीसी ने KGDWN 92 ब्लॉक 98/2, ये आप याद रखिएगा, ब्लॉक का नाम हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि ब्लॉक का नाम क्या है, 98, 99, 90, 100 ऐसे करके, तो याद रखिएगा DWN 98/2 ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरू किया है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस ब्लॉक से प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल और 10 mm SCMD से अधिक गैस का उत्पादन किया जाएगा। मतलब आपको ये क्वांटिटी भी याद रखनी है कि कितना गैस और तेल उत्पादन किया जाएगा, और एक बार ये भी याद रखना है कि एरिया कौन सा है, ठीक है। इसको आप मैप में भी मार्क कर सकते हो सकता है कि मैप से भी पूछे आपके क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उज्जैन का प्रसादम फूड स्ट्रीट। जो प्रसादम है उज्जैन का जो इम्पोर्टेंट फूड है उसको ये जो प्रसादम है ना, ये फूड स्ट्रीट है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? उज्जैन में। तो क्या है, भारत का पहला स्वच्छ फूड स्ट्रीट जो विभिन्न सुविधाओं के साथ विविध कुलिनरी अनुभव प्रदान करता है का उज्जैन में उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो हाल ही में जो प्रसादम फूड स्ट्रीट स्टार्ट किया गया है, जो पहली ब्रांच है वो कहाँ खोली गई है, तो वो उज्जैन में खोली गई है। इसकी ऑल ओवर इंडिया में 100 ब्रांचेस खोलने की योजना बनाई गई, तो अभी पहली ब्रांच खोली गई है उज्जैन में। नाम क्या है? प्रसादम फूड स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा गणतंत्र दिवस परेड में नया पैक्ट। गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकियाँ बहुत सारी लगती हैं उससे रिलेटेड इशू चल रहा था। कुछ हमारे स्टेट्स हैं वो बोले थे हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, हम अपनी वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी झांकी वगैरह बताते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बट एट द एंड ना हमें हर साल हमें मना किया जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं उनको हर बार मौका दिया जा रहा है, तो ये इशू बहुत चल रहा था। तो इस बार नया एक स्टार्ट किया गया कि भाई हर 3 साल में ना, हर 3 साल बाद हम चेंज करेंगे। मतलब अगर आपने अभी इस साल पार्टिसिपेट किया है
गणतंत्र दिवस पर अपनी झांकी रिप्रेजेंट की है, तो आपको अब 3 साल बाद ही मौका मिलेगा। बाकी जो अलग स्टेट्स हमारे हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, जो वेट कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इशू चल रहा था ये भी रिजॉल्व हो जाएगा और सारी जो भी हमारी स्टेट्स हैं सबको मौका मिलेगा। आप ये बताइए कि जो झांकियाँ हम जो झांकियाँ जो गणतंत्र दिवस पर हम देखते हैं उनका मैनेजमेंट कौन करता है? उनका मैनेजमेंट करता है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी देखती है। और संस्कृति मंत्रालय जो है वो देखती है कि अगर कोई झांकी बन रही है वो कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन कौन से हम बाहर से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो कनेक्ट करती है कि हम ये झांकी बना रहे हैं, ये स्टेट हमारी झांकी बना रही है, इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लगभग 30 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर की ऐसी कंपनियां हैं, मतलब इंडिया की ही है, कुछ बाहर की भी हो सकते हैं, वो गाइड करती हैं कि आप झांकी कैसे अच्छी बना सकते हो। वो 3D इफेक्ट के साथ पहले तो रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे झांकियाँ जो वहाँ पे हम देखते हैं 26 जनवरी को जो देखते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि पहले जो भी स्टेट हमारा है, अब जाकर के जो एक मीटिंग होती है उसमें अपना प्रोजेक्ट, अपना जो भी झांकी होती है उसको 3D फॉर्म में दिखाते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू कि हम ऐसा बनाने वाले हैं। वहाँ से अप्रूवल मिलता है, वहाँ से हर साल लगभग 15 सिलेक्ट होती हैं, मतलब हर साल लगभग 15 ही सिलेक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर 3 साल में एक बार गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य क्या? सभी के लिए न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है यमन के हुती है, ये बहुत चर्चा में है, इससे क्वेश्चन पक्का पूछेगा क्योंकि जिस चीज़ से ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड अफेक्ट होता है ना, उससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हुती हैं, जो हुती विद्रोही हैं, इससे इंडिया ही नहीं और बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें टाइम पर नहीं पहुँच रही हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पर अमेरिका और यूके ने हवाई हमला किया एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रक्रिया के रूप में। क्या किया है? अमेरिका और यूके ने ना वहाँ पे हवाई हमला कर दिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं इसको लेकर। क्या है? अमेरिका और यूके ने यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ, मतलब अगर आपसे पूछे कि हुती विद्रोही हैं, इनका समर्थन कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, ठीक है, ईरान के सपोर्ट में है, हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई लाल सागर में शिपिंग मार्गों पर विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के कारण की गई है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। देखिए जैसे ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, यहाँ पे हमारे सारे यूरोपीय कंट्रीज़ है, ये साउथ अफ्रीका है, तो एक यहाँ से एक रूट है जहाँ से सारा जो भी ट्रेड है सुएज कनाल के थ्रू, हमारा सब ऑल ओवर वर्ल्ड का ज़्यादातर यहीं से सुएज कनाल के थ्रू ट्रेड होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमला हो रहा था बार बार हुती विद्रोहियों का, तो फिर ट्रेड यहाँ से शुरू हुआ। ये रूट बहुत लंबा पड़ता है और इस चीज़ से ना बहुत अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये बहुत परेशान थे। उन्होंने पहले वार्निंग भी दी थी कि अगर जो ये विद्रोही जो है आक्रमण कंटिन्यूसली हो रहे हैं, ये बंद नहीं हुआ तो वो कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे। और उन्होंने पहले भी कई बार ट्राई किया है आक्रमण करने का, बट उन्हें ठिकाना मिल नहीं पा रहा था जो उनका स्पॉट था जहाँ पे वो रहते थे। बट अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहाँ पर आक्रमण कर दिया है, वहाँ पर हवाई हमले कर दिए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज, फिर वही है, ये रिपीट हो रहा है। ONGC ने काकीनाडा के पास महत्वपूर्ण तेल खोज की घोषणा की, जिससे भारत के कच्चे तेल उत्पादन में 7% की वृद्धि होगी। तो इसमें नए पॉइंट क्या है, पूछा जा सकता है, कहाँ पर की है? काकीनाडा में की है, ठीक है, और 7% की वृद्धि होगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, भारत और नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध से रिलेटेड न्यूज़ है। क्या? भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त की, जिसमें नेपाल से 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आयात करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से संबंध को मजबूत बनाया है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आयात करने का ज्ञापन या हस्ताक्षर साइन किए हैं, या कुछ ऐसा ट्रेड किया है, या मतलब कुछ भी क्या पूछ सकता है आपसे। तो क्या है? नेपाल है, ठीक है। कौन गए थे? हमारे विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक, किर्गिस्तान मैंने पढ़ाया था आपको, उन्होंने क्या किया, किर्गिस्तान ने हिमतेंदर जो स्नो लेपर्ड है उसको अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, जिसे संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र पर मतलब इस तरह इन्होंने इसलिए भी इसको प्रतीक बनाया है ताकि
ताकि इसका कंजर्वेशन हो सके, इसकी सुरक्षा हो सके, इसका सिक्योरिटी हो सके। लोग इसको मारते, मतलब लोगों का मतलब बहुत सारे लोग शिकार करते हैं जू में रखने के लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इसलिए भी ये स्टार्ट किया गया है। इसके बाद देख ले, जो हिम तेंदुआ है उसकी मैक्सिमम 60% आबादी जो हो चीन में मिलती है। और ये भी कहा जाता है जो 70% आबादी जो तेंदुओं की है, हिम तेंदुओं की है, वो कहाँ रहती है, कैसी रहती है, ये एक तरीके से रहस्य है कि तो किसी को नहीं पता है कि 70% हिम तेंदुए कहाँ और कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 60% आबादी जो है हिम तेंदुओं की वो कहाँ रहती है, तो वो रहते हैं चीन में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश का चुनाव हुआ 2024, हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि वहाँ की सरकार चेंज हो रही है, तो जो नया वहाँ पे उनका लीडर आ रहा है वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उनकी मतलब उनकी विचारधाराएं कैसी हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा किसी देश के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, कोई नेबरिंग कंट्री है या दूर दराज की भी कंट्री है, मान लीजिए यूएसए है, यूके है। जैसे यूएसए में पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, अभी उनको चेंज हो गए, तो जैसे ही लीडर चेंज होता है ना, हमारी चीज़ें उनके साथ डेफिनेटली चेंज होती है। तो अगर कोई नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं लीडरशिप को लेकर, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी चीज़ें बहुत सारी जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करती हैं। हमारी ट्रेड अफेक्ट होता है, हमारी और भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेबरिंग कंट्री है तो बाउंड्री हमारी जो है शेयर हो रही हैं, तो लोगों का रिलेशनशिप, मतलब जो लोकल लोग होते हैं दोनों देशों के, उनका आपस में रिलेशनशिप्स भी अलग तरीके से होते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो क्या है, बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5वीं बार कार्यकाल सुनिश्चित किया है, जबकि विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। मतलब वहाँ पे शेख हसीना को 5वीं बार चुना गया। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस या बांग्लादेश में चुनी गई जो उनकी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो कौन से, मतलब कितनी बार चुनी गई है, कौन सी बार चुनी गई है, तो 5वीं बार चुनी गई है। नाम क्या है, शेख हसीना है। नेक्स्ट का है गैब्रियल अटल, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको। फ्रांस में सबसे युवा है, आई थिंक 39 या 35 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा 32 है सर, 32, हाँ सॉरी 32 ईयर्स ओल्ड हैं ये। और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए, मतलब इतने कम एज में, सबसे पहली बात तो ये बहुत कम एज के हैं ये। ऊपर समलैंगिक है, मतलब कि जो आप समझ सकते हैं समलैंगिक मतलब कि उनको सेम जो जेंडर है उसमें इंटरेस्ट है। और मतलब इंडिया में तो इतना अभी खुले तौर पर एक्सेप्टेंस मिली नहीं है, लोगों को पता चलता है आस पड़ोस में कि कोई है ऐसा जो मतलब समलैंगिक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो लोग थोड़ा सा उनको दूसरी निगाहों से देखते हैं। सोचिए किसी देश का प्रधानमंत्री किसी को चुना गया है, तो वहाँ की मेंटेलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पर लोग कितना अच्छा सोचते हैं ब्रॉड। और सबसे बड़ी बात क्या, एज बहुत कम है, इसलिए आपको ये याद रखना, नाम याद रखना। पहला क्या है, गैब्रियल अटल नाम है। दूसरा क्या है, कहाँ के हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अमेरिका द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन सूची अमेरिका ने जारी की। मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता जो मिलती है लोगों को, उसका उल्लंघन हो रहा है। मतलब लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता आप दे तो रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हो या किसी भी तरीके से दे रहे हो, लेकिन उसको छीन भी रहे हो। वो सूची जारी की, उसमें देखते किसको किसको कैसा है। पहला क्या है, चीन है। चीन तो पता है थोड़ा सा माओवादी है, वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता आपको इतनी मिलती नहीं। उत्तर कोरिया तो आपको पता ही क्या सीन है वहाँ का। और पाकिस्तान में भी ऐसा है, सेना राज करती है वहाँ पे। उत्तर कोरिया में तो आप देख ही रहे हो कैसा एक मतलब एक तरीके से एक ही तानाशाही शासन है वहाँ पे। सहित देशों को अमेरिका द्वारा विशेष चिंता के देशों के रूप में नामित किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन सूची जारी की गई, जिसमें किसका किसका नाम है, चीन है, उत्तर कोरिया है और पाकिस्तान है। ये 3 नाम हमेशा सुनते रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उल्लंघन धर्म को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर के यही लोग करते हैं। ठीक है। राजनाथ सिंह यूके में क्या है, भारत के रक्षा मंत्री जो है लंदन में रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए, जिसका फोकस भारत यूके रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो नॉर्थ कोरिया है, दक्षिण कोरिया, जो कोरियन कंट्रीज है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके के चाइनीज जो बेल्ट है वहाँ पे, मतलब चाइना हो गया, कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ये जैसी कंट्रीज है ना, वो किसी चीज़ का भी मांस खाती हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहा, मतलब हर चीज़ को खाते हैं। तो क्या क्या उसी से रिलेटेड एक नया न्यूज़ क्या है कि कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया है। साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस के सेवन और बिक्री पर नया कानून पास किया है, जो पशु कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना ये कि हाल ही में किस देश ने
कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। और आपको ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, ताइवान ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको लगे ये तो खाते हैं, ये प्रतिबंध क्यों लगाएंगे, तो उनका फूड है एक तरीके से। दक्षिण कोरिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, राज्य समाचार। जो राज्य समाचार है, स्टेट वाइज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहली क्या है, दिल्ली की आर्थिक वृद्धि। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पर 14% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो अब अप्रोक्स 4,44,768 रुपये है। सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसमें 14% की दर से वहाँ पे जो इनकम है, वहाँ लोगों की इनकम है वो बढ़ी है, तो वो दिल्ली है, ठीक है। उड़ीसा में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो आपको याद रखना मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ है, ओडिशा में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया, जो ओडिशा के जनजातीय प्रधान दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में संपर्क में वृद्धि करेगा। इस हवाई अड्डे में 1620 मीटर की रनवे है और ये क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको याद रखना है, कहाँ नाम याद रखना है, मलकानगिरी है हवाई अड्डा, कहाँ का, ओडिशा का है। गुजरात में सिमटेक का सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया। दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है सिमटेक ने गुजरात के सांडन में सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस कदम से, जिसमें 1250 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, राज्य में एक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने में महत्वपूर्ण कदम है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो क्या है, दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है सिमटेक आपकी कहाँ की कंपनी है, सिमटेक दक्षिण कोरिया की कंपनी है। उसने हाल ही में कहाँ पे सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है, तो गुजरात में की है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 पार्टी संरक्षण आरक्षित महाराष्ट्र। 8 पार्टी संरक्षण आरक्षित कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। क्या है, सांगली जिले में नया संरक्षण आरक्षित स्थापित किया गया, जिससे विभिन्न वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा होगी। नाम क्या है, 8 पार्टी संरक्षण है, आरक्षित है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है, बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया। बीकानेर राजस्थान में ऊंट महोत्सव, तो आप गेस कर सकते हो कि अगर ऊंट महोत्सव मनाया जा रहा तो कहाँ पे मनाया जाएगा, राजस्थान की किसी जगह पे मनाया जाएगा। बस आपको याद रखना है क्या, बीकानेर में मनाया गया है, ठीक है। एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव जिसमें सजे हुए ऊंट और पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल होती हैं, ठीक है। गुजरात के लिए एक क्या एनडीबी का $500 मिलियन का ऋण। संघाई स्थित एनडीबी ने गुजरात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन देने की प्रतिबद्धता जताई। आप देखेंगे न्यूज़ ना, आजकल जो न्यूज़ चल रही है ना, मैं मतलब एक हफ्ते से नोटिस किया है, जो भी न्यूज़ चल रही है उसमें ये हो रहा है कि ज़्यादातर ना इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, नई समिट हो गई, कोई बहुत सारी चीज़ें ना सब गुजरात में ही हो रही है। तो गुजरात अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर रहा है, इकोनॉमी अपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई नई वहाँ पे हो रही हैं। तो आप एक बार नज़र बना के रखिएगा वहाँ पे नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि भले वो हमारा स्टेट हो जो सेपरेटली बहुत ग्रो कर रहा हो, लेकिन एट द एंड क्या है, वो ऑल ओवर इंडिया की हमारी इकोनॉमी में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग समाचार है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो मैंने उनको यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट पहला हमारा क्या है, बैंकिंग समाचार में आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई। आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में मजबूत पूंजी अनुपात और कम ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात को उजागर किया है। ये तब ठीक है, यह ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे। ये देखिए क्या है, इंडसइंड बैंक का सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। आपसे पूछ सकता है कि सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया, तो इंडसइंड बैंक ने स्टार्ट किया है। सरकारी कर्मचारी के लिए नया क्रेडिट कार्ड, जिसमें यूपीआई सुविधाएं और विभिन्न लाभ होंगे। तो बस आपको नाम याद रखना, कार्ड का नाम क्या है, बैंक का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आरबीआई ने बैंकों पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने धन लक्ष्मी बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, ESAAF बैंक पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्या है, एसबीआई की ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्टार्ट किया उन्होंने। एसबीआई ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। क्या नाम क्या है उसका, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या, भारत सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंकेज। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हाल ही में भारत और सिंगापुर ने यूपीआई पे नाउ एक लिंकेज स्टार्ट किया है, ताकि आप पैसा यहाँ से वहाँ डायरेक्टली भेज सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत ने किसके साथ यूपीआई पे नाउ स्टार्ट किया है, तो सिंगापुर के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण दिवस और समाचार है, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एएनसी स्थापना दिवस मनाया गया है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC
जो है अपना स्थापना दिवस मनाया उसने, 1912 में स्थापना हुई थी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 मनाया गया 8 जनवरी को, पृथ्वी के घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ये लियोन फूको के प्रयोग को सम्मानित करता है जिसने पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि साइंस का क्वेश्चन भी हो गया। देखिए साइंस का कैसे हो गया, या ज्योग्राफी का मान सकते हैं इसको, कि पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित किसने किया था, ये कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था, तो लियोन फूको है। और उन्हीं के प्रयोग की वजह से हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस 2024 हर बार 9 जनवरी को मनाते हैं। यह दिन विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। और महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे, इसकी वजह से मेन इम्पोर्टेंट यही है कि 1915 9 जनवरी को भारत आए थे महात्मा गांधी जी, इस वजह से हर बार प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब प्रवासी क्या होता है, जो बाहर रह रहा होता है और वो आता है वापस, तो प्रवासी उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, मैंने आपको भी पढ़ाया था। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, जो हिंदी भाषा के सांस्कृतिक महत्व और वैश्विक प्रभाव को पहचानता है। इस साल की जो थीम थी ना, आपको थीम याद रखनी है, क्या है, परंपरागत ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु। मतलब क्या, आप देखेंगे ना कोई टेक्निकल लैंग्वेज अगर देखेंगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगी, ज़्यादा इंग्लिश में मिलेगी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश में पढ़ता है, ठीक है। बट अगर आप नॉर्थ जैसे साउथ कोरियन कंट्रीज़ होगी, जापान वगैरह होगा, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है ना जो साइंटिफिक टर्म्स भी अपनी ही भाषा में पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम भी ऐसा चाहते हैं कि साइंस जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो हम बाहर से जो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे कोई भी साइंटिफिक टर्म्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इनोवेशंस होते हैं, उसको हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। आप कोई भी नया सामान लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, उसके जो की टर्म्स होते हैं, कैसे बना है, क्या चीज़ है, सब इंग्लिश में मिलेगा, उसको फिर ट्रांसलेट करके वो हिंदी में रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करें जो जिसमें हम टेक्निकल टर्म्स में हिंदी को ही यूज़ कर सके, तो इसलिए किया गया, ठीक है। फिर क्या, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये मनाया गया था, 11 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और लोगों की तस्करी जैसे चल रही है, लोगों को जागरूक करना कि भाई मतलब ऐसी चीज़ें अगर आपके आसपास हो रही है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कंप्लेन करिए, क्योंकि जिनकी तस्करी होती है वो बहुत सफ़र करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरते हैं, बुरी हालातों से गुजरते हैं, चाहे वो फीमेल्स हो, मेल्स हो, बच्चे हों, बच्चों से भीख मंगवाते हैं लोग, फीमेल्स जो होती हैं अंडर एज होती हैं या मतलब 18+ होती हैं, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में जाके झोंक देते हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। और कुछ लोगों के ट्रैफिकिंग करके उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो तो थोड़ा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, आसपास थोड़ा नज़र बना के रखिए, ऐसी चीज़ें हों तो आप लोगों को बताइए, कंप्लेन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह 2024 मनाया गया है, 10 से 18 जनवरी को मनाया जाएगा। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर अच्छा समाचार है हमारा, भारतीय नौसेना गुआम में सी ड्रैगन पढ़ाया था आपसे मैंने। सी ड्रैगन एक अभ्यास हुआ है भारतीय सेना और गुआम में। भारतीय नौसेना ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। आप मुझे बताइए इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 3 और पार्टिसिपेंट थे जो शायद अमेरिका था, और आप 2 के नाम और बताइए मुझे कौन कौन इसमें शामिल था सी ड्रैगन जो अभ्यास हुआ है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, DRDO की उग्रम, ये मैंने आपको कल ही पढ़ा था, उग्रम असॉल्ट राइफल। आपसे पूछ सकता है कि उग्रम क्या है, तो एक असॉल्ट राइफल है जो DRDO ने खुद ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय नौसेना का नया ड्रोन बनाया है भारतीय नौसेना ने, दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम है इसका, एक स्वदेशी मध्य ऊंचाई लंबी अवधि वाला ड्रोन है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। DRDO द्वारा आकाश ANG मिसाइल भी बनाया गया है। आपसे पूछ सकता है आकाश ANG मिसाइल किसने बनाया, DRDO ने बनाया है, ठीक है। ओडिशा में आकाश ANG मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। तो देखिए DRDO ने उग्रम बनाया है, भारतीय नौसेना ने ड्रोन बनाया है जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। फिर नेक्स्ट क्या है, DRDO ने आकाश ANG मिसाइल भी बनाई है। आजकल क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये संस्थान है ना खुद ही बना रहे हैं, अच्छी बात है, बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है जैसे हम किसी देश से कुछ भी ऐसी कोई मशीन गन होगी या कोई मतलब रॉकेट टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नया से परचेज करते तो होता क्या है, वो हमें भी दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है, चीन को भी दे रहा है, तो वो सबके पास सेम टेक्नोलॉजी हो जाती है, उसमें कुछ आप नया नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से आया है, वो कैसे बिल्ड किया उसने, हमें उसका मेकिंग प्रोसेस भी नहीं पता होता। इसलिए क्या है आजकल क्या DRDO हो गया और भी हमारे जो अलग अलग डिफेंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं या छोटे छोटे मतलब चीज़ें हैं वो खुद ही बना रहे हैं, अपना खुद ही बिल्ड कर रहे हैं, खुद ही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें बना के बाहर भी लोगों को बेच रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है आजकल के, ठीक है। भारतीय सेना की
प्रौद्योगिकी अवशोषण पहल है नया स्टार्ट किया भारतीय सेना ने? कौन सा? प्रौद्योगिकी अवशोषण पहल स्टार्ट किया 2024 को। आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया गया है। जापान के साथ सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास स्टार्ट किया। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जापान के साथ ना सहयोग काइजिन। आपसे पूछ सकता है कि सहयोग काइजिन जो संयुक्त अभ्यास है भारत ने किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। ठीक है, भारत और जापान ने सहयोग बढ़ाने के लिए एक समुद्री अभ्यास किया। एक समुद्री अभ्यास है सहयोग काइजिन, नाम ही क्या है सहयोग, तो सहयोग के लिए किया गया है। बस आपको याद रखना है किसके साथ किया गया है, तो ये जापान के साथ किया गया। नेक्स्ट क्या है? रैंक और रिपोर्ट्स। रैंक और रिपोर्ट्स क्या है? चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है 2023 में। महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए। आपसे पूछ सकता है कि विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए किससे कौन सा जगह है जहाँ पे जिसे महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो चेन्नई है। फिर क्या? भारत के MSME परिदृश्य रिपोर्ट है। CBRE और क्रेडाई रिपोर्ट ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को भारत के MSME क्षेत्र में शीर्ष योगदान देने के रूप में उजागर किया। मैंने आपको बताया था ना, यूपी, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे MSMEs को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ग्रो कर रहे हैं वो, मतलब आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, अपना व्यापार हो गया, अपना ट्रेड हो गया, सारी चीज़ें बहुत बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताइए तीनों स्टेट्स मिलकर के कितना % MSME को सपोर्ट करते हैं, मतलब कितने % ऐसे MSME जो हैं यहाँ पे मिलते हैं, आप ये मुझे बताइएगा। ठीक है, और कितने MSME जो है, MSME सेक्टर जो है अप्रॉक्स हमारी इकोनॉमी में कितना % डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब सपोर्ट कितना करते हैं, और लगभग कितने लोगों को रोजगार देते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले पढ़ाया था आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या? वैश्विक बेरोजगारी रुझान। वैश्विक बेरोजगारी मतलब ऑल ओवर, बेरोजगारी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हम भारत में ही देखें तो गवर्नमेंट जॉब ना 1 से 3% तक ही अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है? बेरोजगारी रुझान स्टार्ट किया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये। 2024 वैश्विक वृद्धि की भविष्यवाणी के मतलब और भी जो बेरोजगारी अभी है ना, इन फ्यूचर और भी बढ़ने की संभावना है, ऐसा ILO ने स्टेटमेंट दिया है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग अभी मैंने बताया था आपको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन 194 गंतव्य तक पहुंचने के साथ सूची में सबसे हेनले एंड पासपोर्ट सूची जारी होती है ना, हेनले एंड स्टार्ट करते हैं वो। उसमें होता क्या है कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा मतलब देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंचने पे जो वीज़ा मिलता है उसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की जो लिमिट होती है, जो चीज़ें मिलती हैं उसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर वीज़ा या पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट उसी देश का होता है। तो वो मैंने आपको पढ़ाया था, सारी लिस्ट भी बताई थी कौन से देश कौन से नंबर पर है। आपको मैंने ये भी बताया था कि भारत कौन से नंबर पर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत उस सूची में कौन से नंबर पर है और लगभग कितने देशों में हम विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। मैंने बताया था इंदौर और सूरत। इंदौर इस बार ना दोनों का हमेशा से क्या था, इंदौर अव्वल रहता था, दूसरे अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं वो 2nd 3rd ऐसे रहते थे, बट अभी इंदौर और सूरत ऐसे 2 जिले हैं जो इस सूची में पहले नंबर पर हैं। फिर क्या? विश्व बैंक का वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है। वैश्विक मंदी के बावजूद विश्व बैंक की रिपोर्ट ने आर्थिक लचीलेपन को उजागर किया है, जिसमें भारत में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत निवेश वृद्धि दिखाई है। फिर नेक्स्ट हैदराबाद की स्वच्छता रैंकिंग क्या? हैदराबाद ने स्वच्छता में 9वां स्थान हासिल किया है। सिद्धिपेट दक्षिणी भारत में सबसे ऊपर है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जो हैदराबाद है उसने स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें 9वां स्थान प्राप्त किया है, और सिद्धिपेट जो जगह है वो इस सूची में साउथ इंडियन स्टेट्स जो है उसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट समझौता समाचार। भारत गयान हाइड्रोकार्बन सहयोग स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, भारतीय कैबिनेट ने गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन स्टार्ट किया है। फिर क्या? डेनमार्क का ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया जो है स्टार्ट हुआ है, GIM 2024। डेनमार्क ने क्या? ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की शुरुआत की है, जो सतत ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुजरात में जेनसोल इंजीनियरिंग ने EV प्लांट स्टार्ट किया। मैंने बताया था जेनसोल ने वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है गुजरात में।
आप बताएंगे उसके फाउंडर कौन है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मालदीव चीन सहयोग, ये अभी मालदीव वाला बहुत चर्चा में रहा है। दोनों देशों ने 20 समझौते हुए जिससे उनका रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट का अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय अनुसंधान सहयोग है। मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों ने 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। ग्रामीण मंत्रालय और SBI साझेदारी हुई है। इस सहयोग का उद्देश्य क्या, ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्त पोषण में सुधार करना, जिससे ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी। ये अभी नहीं है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखते हैं हमने। फिर नियुक्तियां हैं, समाचार हैं, हमारे पुरस्कार समाचार हैं, उसका पुस्तकें और लेखक हैं। ठीक है, तो हम आज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं। नियुक्तियां आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दी हैं, तो नियुक्तियां आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी आप एक बता, नियुक्तियां मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, कौन से किसकी नियुक्ति हुई है कहाँ पे। ठीक है, पुरस्कार देख लेते हैं, पुरस्कार समाचार। पुरस्कार समाचार ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आपसे जो RO वाला होने वाला है ना, UPPSS का, उन्हें पुरस्कार किसको क्या दिया गया है और बुक्स राइटर्स वगैरह ये सारे बहुत अच्छे से पूछता है। तो क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। युवा मामलों में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। मैंने आपकी पूरी सूची शेयर की है, उसमें किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में दिया गया है, राष्ट्रपति दिल्ली में दिया गया है, राष्ट्रपति जी ने प्रोवाइड किया है। इसका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट 2023 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, इसको सबसे सुंदर बताया गया है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, बेंगलोर का जो टर्मिनल 2 है, उसका विश्व का सबसे सुंदर मतलब साथ भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट बताया गया है। ठीक है, ये आपको बताया था सविता कंसवाल हैं जो, उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें। वो उन्होंने बहुत कम टाइम में ही जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उस पे चढ़ी थी, इसकी वजह से उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पुस्तकें और लेखक समाचार। मोदी जी एनर्जाइजिंग और ए ग्रीन फ्यूचर, ये कुछ स्पेलिंग मिसप्रिंट लग रही है, आप एक बार देख लीजिएगा। इन ग्रीन फ्यूचर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ठीक है, इसका एनर्जाइजिंग होगा, एनर्जाइजिंग मतलब ऐसे, एनर्जाइजिंग। जनरल M नरवणे की आत्मकथा, जनरल M नरवणे की आत्मकथा हमारी नेक्स्ट पुस्तक है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल M नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आपसे पूछ सकता है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, जनरल प्रमुख है M नरवणे ने लिखी है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। जो भी मैंने पढ़ाया है ना, ये पूरे पिछले हफ्ते का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैंने पढ़ाया। जो चीज़ें स्किप की है वो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने लिख दी है यहाँ पे, इसलिए लिख दी है कि अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहो, आप पढ़ना चाहो, तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है अगर ऐसा मतलब चांसेस तो नहीं है, बट अगर क्वेश्चन वगैरह बनते हैं कुछ आपसे कहीं स्टेटमेंट के फॉर्म में या ऑप्शंस में भी कहीं रखता है, तो आपको पता रहेगा, तो एक बार वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसे लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो सारे आपको मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।